प्रदीप फूटचंदानी है हमारे साथ। प्रदीप, आपको कैसा लगता है ये काउंटर? शुक्रिया मेयर। देखिए, ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो एक अच्छा रिटर्न ये दे चुका है। पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो 65 से लेके ये ऑलरेडी 176 तक चला गया था। तो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा मैं। इस लेवल से लेके करीबन 150 तक ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। इवेंचुअली मेरे हिसाब से 225 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं आने वाले 8 से 10 महीनों जी। चलिए, तो खैर मूव ठीक ठाक इस काउंटर पर देखने को मिल रहा है इस समय। हितेश, लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए, लॉजिस्टिक स्टॉक्स में हमने काफ़ी बड़ा मूव पहले देखा था। जीएसटी के चलते, जो जीएसटी लागू होने वाला था 1 अप्रैल से, फिर जीएसटी जीएसटी रेट्स को लेकर और फिर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिले हुआ उसके चलते फिर हमने उनमें थोड़ा करेक्शन देखा। सो हमारा प्राइमरी व्यू है कि जीएसटी एक नो डाउट बहुत अच्छा मूव है और जीएसटी से काफ़ी बेनिफिट होगा लॉजिस्टिक स्टॉक्स को, बिकॉज उससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा ऑल कार्गो जैसी कंपनीज़ को या गेटवे डिस्ट्रीपार्क। सो ओवरऑल हम जीएसटी जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता और उसके ग्रैन्युलर डिटेल्स क्लियरली नहीं आ जाते तब तक हम अपना व्यूज़ पे न्यूट्रली रखेंगे। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म 2-3 साल का व्यू लेगा, बिकॉज जीएसटी अल्टीमेटली चाहे 1 जुलाई हो या 1 सितंबर अक्टूबर हो, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इज इनएविटेबल। सो वो उसके चलते ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट एक शॉर्ट टर्म में हम अवॉइड करना चाहेंगे। जी गौतम, ये ऑटो स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? पिछली बातचीत में आपने कहा था कि ये वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन तब भी बायर्स का इंटरेस्ट इनमें रहेगा। अब जो ये कंसोलिडेशन, थोड़ा सॉफ्टनेस का फेज जो हम देख रहे हैं, इसके बाद क्या व्यू आपने चेंज किया इन स्टॉक्स पर? Well, autos, I think, have been an evergreen space. If you are a believer in the India story, if you are a believer that Indian markets will see significant upside in the months and years to come, then you have to be invested in the auto space. There will be corrections from time to time, as we've seen for some of the auto stocks. You know, they have lost about 5-7%. And the last 1 month for the auto index was also a little muted. You know, it was a sort of an underperformer. But we've seen in the past, it covers up for its underperformance very, very quickly. And we remain very bullish on the auto space. You know, valuations wise, it can stay expensive, but then, you know, quality stocks can remain, quality sectors can remain expensive for long periods of time. And I think this is a good opportunity after the recent lull to invest into auto stocks once again. And once the Nifty gets past levels of 9,000, I'm sure there's going to be serious money chasing into this space once again. So I would be very positive. On the auto index itself, we have a target of about 15% from current levels. So stocks can easily give you anywhere between 20 to 25% over the next 1 year. And this is more of an investment call. I would never recommend trading into auto stocks, but buy and hold, I think when you look at that kind of a strategy, auto always comes in mind. लेकिन you know Gautam, just to add to that, अगर कोई फंड मैनेजर है या फिर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, now typically within auto space the question or the dilemma that he would face is, should he go with something like Maruti, which is constantly making new highs, or should he look at a stock like Tata Motors, जो कि अच्छा खासा अर्निंग्स के बाद रिट्रेस हुआ है, और मे बी समथिंग लाइक अशोक लेलैंड जिसने विच हैज़ बीन अ लैगार्ड, और मे बी इवन TVS मोटर्स। इसमें आपका व्यू क्या है? बिकॉज ऑन वन हैंड यू हैव स्टॉक्स लाइक मारुति जो कि कांस्टेंट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी के हाथ में आया नहीं है स्टॉक। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव समथिंग लाइक टाटा मोटर्स जो कि अनप्रिडिक्टेबल है बट अ सॉलिड स्टोरी। Well, yes, I think what you say is right. Unfortunately, I cannot comment on specific stocks, but my view is that eventually there will be catch up by the underperformers, because when you are looking at the sector doing well over a longer term horizon, I think the catch up is going to be very fast. Like what you've seen in Tata Motors from the lower levels, you know, stocks like these can move up 10-15% very quickly. I wouldn't chase into stocks like Maruti at these levels. I think there are much better bets in the market. For example, a Bajaj Auto, which has been consolidating for the last 1.5 months. I think stocks like these look much more lucrative from a risk reward angle. And as a sector, you want to have a bit of all of them, you know, because you want to have reasonable exposure in all of these top 4 or 5 stocks. All are quality names, whether you look at it fundamentally or based on the charts. So as an investor, I think I would allocate say 20-25% in all of them, and then I'm sure, you know, you could easily eke out about 20-25% over the next 1 year.
जी, इस बीच रुपए को देख लेते हैं। अब 10 पैसे की मजबूती देखी जा रही है और 10 नवंबर के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर रुपया भी ट्रेड कर रहा है। 66.62 के लेवल्स अभी रुपए पर देखे जा रहे हैं। तो एक अच्छी ओपनिंग हुई भी थी जो कि भी सस्टेन भी कर रहा है। हितेश, ये टायर स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये पूरा ही स्पेस, स्पेशली जेके टायर, सीएट और अपोलो, ये तीनों ही शेयर्स ऑलमोस्ट एक ट्रेंड में चलते हैं और एक तरफ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कि कांस्टेंट मूवर रहा है। अभी आपका इस सेक्टर पर व्यू क्या है और कहीं एक्सपोजर है क्या आपका एज अ हाउस? नहीं जी, एज ए कैवेट हम टायर स्टॉक्स एज सच कवर नहीं करते, बट व्यू में ये बता सकता हूँ कि जिस इनका काफ़ी कोरिलेशन रहता है रबर प्राइस मूवमेंट के ऊपर। थोड़ी सी हमने स्ट्रेंथिंग भी देखी है इंटरनेशनल रबर प्राइसेस के अंदर, इसके चलते हमने थोड़ी वॉलिटिलिटी देखी। बट एमआरएफ जैसी कंपनीज है जिसको मैं पर्सनली काफ़ी ट्रैक भी करता हूँ, और ये एक बहुत अच्छा शेयर है जो अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे, साल 1.5 साल 2 साल के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कंसिडर की जा सकती है। टायर सेक्टर, क्योंकि हम ऑटो सेक्टर पे इतने पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली एज एन एंसिलरी सेक्टर टायर सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, बट उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है बिकॉज ऑफ रबर प्राइजेस। सो वो एक खाली ध्यान में रखना पड़ता है, बट अदरवाइज एमआरएफ एक स्टॉक है जिसपे डेफिनेटली इन्वेस्टर पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। Gautam, let's talk about ADAG group stocks, and actually, I'm referring to it as a basket. If you look at ADAG stocks, now, I mean, the history suggests that whenever they start outperforming, typically you are at the fag end of rally. But this time it looks different because first of all, the rally itself looks much more sustainable and solid. And for a change, the stocks within this group are also moving more on the fundamental trigger than on the market momentum. I totally agree, Mihir. I think times are changing for the ADAG pack as well. I see very interesting setup develop in many of these stocks, and I think what some of the other underperforming stocks in the markets have done, including Reliance, is what the ADAG pack might do over the next 6 to 8 months. This is a pack which generally requires good market momentum, and once the Nifty gets beyond 9,000 and once it has strong momentum, I think ADAG as a pack might see serious outperformance going forward. So investors can definitely look at them as a buying opportunity. जी, प्रदीप, पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव है आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने पूरी अदानी समूह में भी अच्छी खरीदारी देखी है। कुछ ट्रेड्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या इंट्राडे के लिहाज से? जी दीपाल, एक्चुअली निफ्टी एनर्जी जो इंडेक्स है उस पर हम काफ़ी बुलिश हैं और यहाँ पे एक रिलायंस ने लीड ली है, पर इसके साथ साथ दूसरे जो स्टॉक्स हैं जो पावर इक्विपमेंट स्पेस में केईसी है वो हमको एक इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से अच्छा लगता है। इसके अलावा पीटीसी का एक चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मंथली चार्ट्स में एक मेजर ब्रेकआउट हमने देखा है, 89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम 8 से 10 महीने में करीबन 125 से 130 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा एक इसकी सब्सिडियरी है पीएफएस, यहाँ पे एक 44-45 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो फिलहाल एट दिस लेवल पीटीसी और केईसी हमारे प्रेफर्ड बेट रहेंगे और 44 के ऊपर पीएफएस में एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बेट लिया जा सकता है। जी, हितेश, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। हाल ही में कुछ स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं क्या, या पर क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं क्या? जी, एक स्टॉक हमें जो काफ़ी अच्छा लग रहा है वो इंडो काउंट है, जो अबाउट 165-170 के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे फिलहाल नहीं पता, बट एक बहुत अच्छी कंपनी है जो एक नॉर्मल यार्न स्पिनिंग कंपनी से वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है। इट्स वन ऑफ द की एक्सपोर्टर्स ऑफ बेड लिनन टू द यूएस। कंपनी का ग्रोथ एक्सपेंशन भी है, कंपनी लगभग 14-15% से ग्रो भी करेगी। इस पर हमारा प्राइस टारगेट लगभग 207 का है, और ये कंपनी रिसेंटली हमने देखी थी और ये हमें काफ़ी पसंद है, जो रेकमेंड भी किए क्लाइंट्स को। चलिए हितेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गौतम, वन मोर थीम, एंड अगेन इट्स अ फंडामेंटल थीम, लेकिन इस पर एक्शन काफ़ी हो रहा है एट गवर्नमेंट लेवल, इन ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑर्डर फ्लो लेवल। वो है पावर स्पेस, एंड इन फैक्ट वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर। एक तो ये, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आई एम रेफरिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जली फ्रॉम कैपिटल गुड स्पेस perspective. So maybe something like an L&T, which is a multi-vertical play,
or maybe something like BHEL which is directly linked to the power push. In stocks पर आपका view क्या है? Are they also preparing for a breakout? I would say multi-year breakout. Well, infrastructure would still be an avoid because we do not have that clarity on the charts. But I'm happy that you asked me about power, because I'm seeing something very unique on the power index chart and some of the standalone power stocks. And I see some of these stocks where oil and gas was 6-8 months back. If you just go back to the middle of last year, oil and gas was one of the biggest underperformers in the market despite having such a big weightage in the index. And then suddenly in about 8 months, the index is up 25%. I think power is somewhere there. It has seen a multi-year breakout. That breakout has actually got confirmed already, and that's the reason every day whenever you see the Nifty moving a little higher, some of these power stocks are always among the winners. I think this trend is going to continue the whole of 2017, and if somebody is looking at a good risk reward to buy at these levels, you cannot buy the OMCs, you might not be able to buy the private banks, you might not be able to buy the auto stocks, you might not justify a buy fundamentally in those stocks, but power definitely looks very interesting. I think there is a lot of juice left, and if somebody is looking at outperformance, I would strongly recommend a buy and hold. Do not play for 5-10% because that can happen in a very short span of time. This is an index, this is a sector that can potentially give you 40 to 50% over the next 1 year and help you outperform with the overall market. जी, इस बीच एक स्टॉक देखिए, वो है एस्कॉर्ट्स का 500 के लेवल इसने टच किए हैं और लाइफ टाइम हाइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कांस्टेंट मूवर रहा है पिछले कुछ सेशंस में. प्रदीप, बहुत संक्षेप में ये एस्कॉर्ट्स पर क्या व्यू है आपका? देखिए, थोड़ा सा डाइवर्जेंस तो विजिबल है आरएसआई पे, मंथली चार्ट्स पे काफी एक्सटेंडेड रन अप हो चुका है और थोड़ा सा ओवरबॉट भी लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन एडवाइजेबल नहीं होगी. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं. नजदीकी एसएल रहेगा 467 का. जी. सो गौतम, फॉर सम रीज़न अगर थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी जाता है मार्केट में, एंड आई मीन ऑब्वियसली द फंडामेंटल व्यू इज़ वहाँ पर ख़रीदारी ही आपको करनी चाहिए, पर वो रेंज क्या हो सकती है? अप टू व्हाट एक्सटेंट जो करेक्शन है उसे आप हेल्दी कहेंगे? Well, Mihir, if you actually frankly ask me, my personal view is that the market needs to correct a little more before it gets past 9,000. You don't see a breakout with everybody expecting the same to happen, and right now you are having a scenario wherein the consensus is that the market should actually move higher and the election results will be in favor of the markets. Personally, I would have liked if the Nifty came down to levels closer to 8,500 and then attempted to break out. But I think the kind of momentum the US markets are in, that's really not allowing any correction for the Indian market. But I do believe that 8,500 to 9,000 is a sort of a large trading range which is applicable, and anything closer to 8,500 I think is a buying opportunity, just in case things do not work out in the election results, and in case the Nifty is not able to cross 9,000 despite getting so close to it in the last few days.